स्टार्ट हो गया। चलिए, आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में क्लास 12th का ये हिंदी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जयप्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और राइटर का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये तो वही नाम है जिससे बिहार में कभी एक बार तहलका मच चुका था। जयप्रकाश नारायण वो नाम है जिसमें कभी एक ऐसा क्रांति छिड़ा था, एक ऐसा आंदोलन हुआ था जो पूरे बिहार को याद है। मतलब बिहार की ये शान है और इस शिक्षा के माध्यम से हम जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण क्या है पहले, उसके बाद संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए संपूर्ण क्रांति जो लिया गया है तो इनके एक भाषण का एक हिस्सा है। और इनके भाषण कब हुआ था? तो 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में इनका भाषण कराया गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण जब ये भाषण दे रहे थे तो इसमें बहुत सारे बातों को कहा गया है और उसी से आपका चैप्टर बनाया गया है, ये संपूर्ण क्रांति। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं राइटर के बारे में। राइटर का जन्म जो होता है वो आपके सिताब दियारा नामक गांव में होता है। ठीक है, जो कि बलिया जिला और बिहार के सारण जिला, यूपी का आपका बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है आपका सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव में आप देखिएगा तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है जो इनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो आपका हुआ है सिताब दियारा गांव में। हाँ, सारण जिले में फैला हुआ है और यूपी में बलिया में, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। ये दिख रहा है पानी वगैरह आपको, ये सब यहीं पर। हाँ, ये गांव है, अभी बाढ़ हो आ गया है तो ये थोड़ा अथी हो गया है, उसी समय इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। बिहार के शान, बिहार के लाल कहे जाने वाले इन महान लोकनायक, इनको लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। बिहार में बहुत बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के लोकनायक कौन है? तो बिहार के लोकनायक कौन है? बिहार के लोकनायक जेपी है, जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, इनका सबसे प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ था, इनका प्रारंभिक शिक्षा मिडिल स्कूल इनके गांव से हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा गांव में। इन्होंने अपने हाई स्कूल का जो परीक्षा दिया था, इन्होंने जो मैट्रिक किया था वो पटना इंटरमीडिएट कॉलेज से किया था। 12th में इन्होंने साइंस की पढ़ाई किया था और साइंस पढ़ने के बाद ये विदेश जाने वाले थे। ठीक है ना, उसी स्कूल उसी कॉलेज में इनको बताया जा रहा था, कोई आए थे उस समय और बता रहे थे कि यदि कोई चाहे तो यहाँ से अमेरिका जाकर वो अपना पढ़ाई कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब करते हुए पढ़ाई कर सकता है, कोई गरीब बच्चा भी वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। इनके माता फूलरानी देवी और पिता हर्षु दयाल जी बहुत उत्सुक थे कि बच्चा आखिर जाकर विदेश में पढ़ाई करेगा कैसे, लेकिन शिक्षकों ने समझाया और इनके अंदर ये जज्बा था तो इन्होंने क्या किया, ये विदेश की ओर रुख कर गए। वहाँ विदेश में जाकर अपना वहाँ उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन लिया कॉलेजों में, विदेश में पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था सर कि विदेश में जाएं और पढ़ाई कर लें। एक तो वहाँ उस कॉलेज यूनिवर्सिटियों का इतना फी रहता है, उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगे। जैसे चमड़ा फैक्ट्री में काम किए। चमड़ा फैक्ट्री में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये चमड़ा सब रहता है, इसका जूता चप्पल बेल्ट बनाया जाता है, ये चमड़ा का बहुत सारा चीज बनता है। तो उस समय अमेरिका में जाकर इन फैक्ट्रियों में वो काम किए हैं। इसके बाद ये फूल गार्डन में पानी डालने का काम, इसके बाद सुशाइन पार्लर में काम किए थे। ऐसे ऐसे करके बहुत जगह काम किए और इनका इसी तरह जीवन कट रहा था। एक कमरा था, एक रूम था, उसमें एक अंग्रेज भी रहता था इनके साथ और एक ही बेड पर एक चादर ओढ़कर सो जाते थे। इतना गरीबी, इतना इस स्थिति के खराब होने के बाद भी ऐसे हालात में उन्होंने पढ़ाई किया। ये आपका एक प्रश्न भी आता है कि जयप्रकाश नारायण का अमेरिका प्रवास कैसा रहा या उनका छात्र जीवन कैसा रहा। तो छात्र जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आज के बच्चे यदि इतना पढ़ ले तो IAS बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में इतना बच्चा कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, और 2 दिन तक क्लास से एब्सेंट रहता है का जी। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि पढ़ाई जब कीजिए तो थोड़ा निष्ठा से कीजिए। आपके देश में APJ अब्दुल कलाम देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए, इनको देख लीजिए, JP जयप्रकाश जी को देख लीजिए, सब पढ़ाई लो किए यार। ठीक है,
इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, बीए पार्ट 2, 3 तक ले अपना ग्रेजुएशन वहां पर किए अपना। आगे उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी चल रहा था, जो कि अभी रसिया में सोवियत संघ का विखंडन होने के बाद टूट गया था। वर्तमान में अभी चाइना में जो चलता है वो कम्युनिस्ट पार्टी चलता है। हाँ, जापान में भी कम्युनिस्ट पार्टी ही चलता है, ठीक है, हाँ, जापान में भी। तो उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और वहां छात्र जीवन से हटकर कम्युनिस्ट पार्टियों में एथी करने लगे। जब महात्मा गांधी रॉयल एक्ट जब हुआ था इंडिया में, जनरल डायर द्वारा गोली चलाया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये खबर सुने थे। तो उसके बाद उनसे रहा नहीं गया कि भाई मेरे देश में अंग्रेज लोग जो होते हैं भारतीयों को मार रहे हैं, मेरे अपने लोगों को मार रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने पुनः वापसी किया भारत में, और भारत में आकर उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन, सबको याद होगा। उसी आंदोलन में वो क्या किए थे, हिस्सा ले लिए। इस आंदोलन में शामिल होने के बाद वो इनका सपोर्ट किए और आंदोलन को सफल बनाया। बाद में 1921-22 के करीब में इन्होंने सोचा कि हमको क्या करना है, हमको अपना कम्युनिस्ट पार्टी करना है। क्योंकि अमेरिका में तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे, तो यहाँ भी चाहते थे कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के एक हिस्सा बन जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर बन जाए और कम्युनिस्ट पार्टी में ही हमें सपोर्टेड हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है तो उसमें इन्होंने अपना सक्रिय भूमिका निभाया और कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल होना चाहते थे, बट मेंबर कम होने के वजह से ये उसमें शामिल नहीं हो पाए। आखिरकार इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जगह पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनाया। कांग्रेस पार्टी जो कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, उस समय कोई मंत्री नहीं था, अंग्रेज का राज था। तो उस समय शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस कब है, 1885, और समय कब चल रहा है, 1924-25 के आसपास में हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो 24 में 25 में ये थे। उस समय कांग्रेस में हर जगह कदम से कदम बढ़ाकर चलना और एक लीडर के प्रति, देश के प्रति, उस पार्टी के प्रति अपना आत्मसमर्पण करना, अपना उसके लिए त्याग करना, उनके साथ देश का सुधार करना, ये सब चीजों में वो भाग लेते थे, ठीक है। आगे चल के एक ब्रज किशोर थे वहां, कांग्रेस नेता थे ब्रज किशोर, और ब्रज किशोर अपनी पुत्री का विवाह, प्रभावती देवी का विवाह किससे कर दिए, जयप्रकाश से कर दिए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव मिल गया, पूछा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, क्या नाम था, प्रभावती देवी। किसकी पुत्री थी, ब्रज किशोर जी की, याद रखिएगा। उनका विवाह हो गया। विवाहिक कार्यक्रम होने के बाद आगे चल के ये सोचे कि हमको क्या करना है, हमको अभी हमको अपने देश को पहले आजाद कराना है। उसके बाद महात्मा गांधी के साथ सहयोग आंदोलन करने के बाद 1930 में दांडी यात्रा जो हुआ था, नमक कानून, उसमें भी अपना ये भूमिका निभाए। 1942 में महात्मा गांधी ने बिगुल फूका कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसमें भी ये भूमिका निभाए। इस तरह करके 1947 में 15 अगस्त 1947 में आपका देश आजाद हो गया। देखिए आगे चल के जयप्रकाश नारायण जो थे, एक उभरता हुआ दौर था, तो उस समय फिर कई बार जेल गए और कांग्रेस के कुछ नीतियों को देखे, मतलब कि देश आजादी कराने में कई बार ये भी जेल गए। ये सब करने के बाद जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी से कुछ दिनों तक अपना मुख मोड़ लिया, यानी कि वहां से हट के ये घर गृहस्थी के कामों में लग गए। फाइनली वो इस पार्टी में आगे चल के कोई काम या कोई भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें फिर फाइनली क्या हुआ, 1974 में छात्रों द्वारा करके कुछ दबाव बनाए गए। छात्र जो थे उस समय जॉब नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। कैसे आज बोलता है लोग, मोदी जी नौकरी नहीं मिल रहा है, फार्म नहीं आ रहा है। अरे फार्म तो आइए करता है, बोलता है फार्म नहीं आ रहा। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या किए, अपना इति किए। छात्रों का ये प्रयास था कि जयप्रकाश नारायण को इसमें लाया जाए और हमारी छात्र जीवन का जो समस्या है, जो भ्रष्टाचार है, इसको एक ही व्यक्ति मिटा सकता है और उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी उस समय तैयार नहीं हुए, स्वीकार नहीं हुए इस आंदोलन को निभाने के लिए, लेकिन छात्रों ने बहुत बार विनती किया, बहुत बार प्रयास किया। फाइनली करके आखिर लास्टली वो तैयार ही हो गए। वो समय था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण जी तैयार हो गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने बोला, उनका एक शर्त था कि देखिए मैं कमेटी में रहने वाले हर लोगों का बात सुनूंगा, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो मेरा होगा, ठीक है। मतलब जो भी तुम लोग कहोगे हम सब सुनेंगे, लेकिन क्या निर्णय लेना है, इस आंदोलन को कैसे चलाना है, ये संपूर्ण क्रांति कैसे करना है, आखिरी डिसीजन किसका होगा, जेपी का होगा, ठीक है। जेपी ने कहा मुझे पीछे से कोई डिटेक्ट नहीं करेगा, मुझे पीछे से कोई ये नहीं कि जब मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे कोई डिटेक्ट करे पीछे से, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन। उसी आंदोलन का ये उसी भाषण का एक हिस्सा है जो अभी संपूर्ण क्रांति आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें जगह जगह लाठियां चार्ज कर दी गई। जो लोग उसमें शामिल होने वाले थे तो उस समय कांग्रेस द्वारा या उस समय की जो सरकार, कांग्रेस की ही सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय सरकार द्वारा उस पर लाठी चार्ज किया गया। जैसे देख रहे हैं आप लोग के पुलिस देखिए दुगा दुगा के मार रहा, इतना भीड़ भड़का, इतना अति था। पटना में 5 जून 1974 में गांधी मैदान में इतना भारी भीड़ उमड़ गया था कि अभी तक ऐसा जन सैलाब कभी नहीं आया। लोग बसों में, गाड़ियों में इस तरह पिटाते हुए, मतलब भीड़ भड़का में लोग वहां पर जेपी के बातों को सुनने के लिए आए थे। और इसमें आप जब पढ़िएगा किताब में, हम आपको शॉर्ट में किताब समझा देते हैं, इतना नहीं है समय की सर किताब एक को करके पढ़ाइए, कहानी समझो यार, कहानी समझ लेगा तो किताब से ज्यादा जान जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा और इंटर के सारे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। रेणुका जी सबसे पहले भाषण देके हटी, तो जेपी ने बोला भाषण के दौर में, अभी रेणुका जी ने जो भाषण दिया मैं इनका बहुत समर्थन करता हूं, और देखिए मुझे किसी से झगड़ा नहीं है। बीच में भाषण में बताएं, शुरुआती दौर में नहीं, बीच में, ठीक है, बीच में बताएं कि देखिए मुझे किसी से झगड़ा नहीं है, मुझे इन व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है, मुझे इनकी नीतियों से झगड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी तो मेरे लिए पूजनीय है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो मुझे झगड़ा इन लोगों से नहीं है, मुझे झगड़ा किन लोगों से है, मुझे इनकी नीतियों से, मुझे इनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों से झगड़ा है, ठीक है। इंदिरा गांधी को तो प्यार से ही हिंदू कहते थे, अपना बेटी अपनी बहन मानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार में छात्रों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा था तो ये सबसे ज्यादा ये था, ठीक है। बोले थे उसी भाषण में कि यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, यदि कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं, जो लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का दुश्मन है। ये भी आपके प्रश्न का एक हिस्सा है, आप किताब में देखिएगा। इसका उत्तर में लास्ट में आपको यहां पर क्लिक कर देंगे, आप शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, अथवा हम पीडीएफ में बनाकर दे देंगे। क्लास में जो बच्चा है सबको नोट्स मिला है? हाँ ठीक है, क्लास में सबको मिल गया है नोट्स, ठीक है। बाकी आप लोग जो लाइव हैं या फिर जो यूट्यूब से देख रहे हैं देखिए इस तरह आप लोग, और ठीक है।